हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं इसके पार्ट थर्ड के ऊपर। जी हाँ, यूनिट 1 का पार्ट थर्ड। अभी तक मैंने इसकी प्रोसेस बता दी है आपको, अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझा दी है इस सब्जेक्ट की, और अब हम इसको आगे डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक अब रह गए, और मैं चाहूंगा कि ये जो यूनिट है ये इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए, ताकि आगे आपके ऊपर भी बर्डन ना रहे। 30-35 मिनट जितना भी वीडियो बने हम ये यूनिट कंप्लीट कर दें। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक इसके अंदर निकलता है। अरे बहुत ही आसान टॉपिक है, फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल गोल्स, और इसमें हमेशा पूछा जाता है टाइप्स। किसी भी फाइनेंशियल गोल्स के क्या पूछा जाता है एग्जाम में, टाइप बताइए भैया कि फाइनेंशियल गोल्स के जो टाइप्स हैं वो बताइए। यानी हमको बोलना है कि गोल्स का टाइप। अब याद रखना, यहां पे गोल्स के 3 ही टाइप हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, मिड टर्म फाइनेंशियल गोल और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ठीक है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स लंबे समय के लिए बना रहे होते हैं, लंबे समय यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग टर्म में होगा 10 साल से ज्यादा, मोर देन 10 इयर्स। ठीक है, जब 5-10 साल और मैं कहता हूं 1 साल, इसका जो ड्यूरेशन है ये कहलाएगा मिड टर्म। और विद इन 1 ईयर ये क्या कहलाएगा? हमारा शॉर्ट टर्म गोल। जब हम हमारे करियर के लिए कोई गोल बना रहे होते हैं तो शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग बनाते हैं। इसी तरीके से हम हमारे फाइनेंशियल जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी जो गोल बनाते हैं वो शॉर्ट, मिड और लॉन्ग बनाते हैं। जब लंबे समय के लिए कोई गोल बना रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म, जब छोटे समय के लिए बना है शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म। ये आपको याद रख लेना है, बहुत सिंपल है, बचपन से अपन यही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर्स की नॉर्मल बात हो गई। इसके नीचे कौन से पॉइंट लिखे हैं? अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इसके नीचे के जो पॉइंट्स हैं इनसे मैं समझ पा रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट के रीजन है। क्या है? रीजन है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए कराते हैं, इनकम बढ़ाने के लिए करते हैं। ग्रोथ और इनकम दोनों बढ़ने के लिए करते हैं। कैपिटल जिस लेवल पे अभी हमें, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, हाई ग्रोथ अचीव करने के लिए करते हैं और ग्रोथ अचीव करने के लिए करते हैं। वही पॉइंट 3-4 बार इन्होंने लिख रखे हैं। मींस क्या, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? जो हमारी कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए, हमारी इनकम, पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए, हमारी इनकम और ग्रोथ दोनों को बढ़ाने के लिए, कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज बेसिक रीजन, और इन्हीं गोल्स को अचीव किया जाता है। ठीक है, इतना सही है। इसके अंदर इतना परेशान हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, रिस्क एपिटाइट। बार बार मैंने रिस्क एपिटाइट, रिस्क कैपेसिटी बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। अब आपकी किस्मत और हमारे अंतिम प्रहार में हमारी टीम और मेरा एनालिसिस कि ये क्वेश्चन इस बार बैठ रहा है कि नहीं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा फाइनेंस वाले बच्चों से इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिस्क एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब क्षमता से है आपकी, कि आपकी इच्छा कितनी है। एपिटाइट, विलिंग टू टेक रिस्क, यानी कि आप कितने रिस्क लेना चाहते हैं। यहां पर क्षमता का मतलब आपकी इच्छा से। रिस्क एपिटाइट का मतलब कि मैं 1 करोड़ की रिस्क लेना चाहता हूं, मैं 10 लाख की रिस्क लेना चाहता हूं, मैं 5 लाख की रिस्क लेना चाहता हूं। तो आप जितनी आपकी इच्छा है, इच्छा, विलिंगनेस, वो रिस्क आपकी एपिटाइट कहलाती है। रिस्क कैपेसिटी ये आपकी इनकम डिपेंड कराती है। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। जितनी आपकी आय होगी उतनी तो आपकी रिस्क कैपेसिटी होगी। मान लेते हैं कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। 10 लाख रुपए महीना कर रहा है। तो अगर मैं रिस्क कैपेसिटी की बात करता हूं तो इसकी 10 लाख रुपए की रिस्क कैपेसिटी है, क्योंकि ये 10 लाख रुपए महीने की इनकम है इसकी। जब मैं मान के बैठा हूं कि इसके खर्चे 0 हैं, वैसे कभी भी ऐसा होता नहीं है, एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ होते हैं। तो चलो मान लेते हैं इसके एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए के हैं, तो इसके रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 4 लाख रुपीस। हाँ है ना,
तो ये 4 लाख रुपीस क्या हुआ, रिस्क कैपेसिटी हुई। बात समझ में आई। लेकिन इस रिस्क कैपेसिटी में से मेरे को केवल 20,000 रुपए ही लॉस हो। भाई बहुत कंजूस आदमी है, उसको पैसा बहुत बचा के रखना है, तो ये 4 लाख रुपए में से केवल वो 20,000 रुपए की रिस्क ले सकता है। मतलब मेरी पूंजी का 5% से ज्यादा कम ना हो, 5% से कम डेफिशिएंसी नहीं आए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि आप विलिंग टू टेक रिस्क। ये 20,000 क्या है, विलिंग है, इच्छा है ना, विलिंग टू टेक रिस्क। ये रिस्क एपिटाइट है, सॉरी रिस्क एपिटाइट समझ में आ गया, रिस्क कैपेसिटी समझ में आ गया। और रिस्क टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस का मतलब एक सर्टेन मैंने लिमिट रख दी। ये अमाउंट वाइज जब मैंने 20,000 करा कि उसको पचाने की क्षमता कह दो या आप अपनी इच्छा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रिस्क टॉलरेंस यानी कि 20,000 रुपए तक तो अपना रिस्क एपेटाइट है, लेकिन रिस्क कैपेसिटी 4 लाख की है। लेकिन भाई रिस्क टॉलरेंस मतलब सर्टेन लेवल, यानी 40%, 50%, 60%, ये रिस्क टॉलरेंस कि यहां तक रिस्क होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीनों का नेचर अलग अलग होता है। आइए एक बार फिर से चेक कर लें। रिस्क एपेटाइट का मतलब है विलिंग टू टेक रिस्क, कितने परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हैं, 20%, 30%, 40%। रिस्क कैपेसिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू टेक रिस्क, कितने लाख रुपए तक की आप रिस्क ले सकते हैं, किस अमाउंट वाइज आप रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क टॉलरेंस का मतलब डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द रिस्क। जब हम शेयर में डील करते हैं, किस में डील कर रहे हैं, शेयर में डील कर रहे हैं, इंट्राडे में करते हैं, तो बहुत से बंदे स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत से बंदे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मतलब क्या है इस स्टॉप लॉस का, मतलब आपके शेयर के भाव कम होना शुरू हुए, ठीक है, मैं सिंपल वे के अंदर बता रहा हूं, वैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। आपके शेयर की रेट क्या होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई। मान लो 150 का शेयर था, वो 140 आ गया, फिर गिरते गिरते वो 100 रुपए तक आ गया। आपने स्टॉप लॉस लगाया, वैसे तो काफी ऊपर ही लग जाता है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया 95 पे, यानी जैसे वो 95 पे होगा आपकी सेल ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सेल्स जो है वो ट्रिगर हो जाएगी और आपके जो शेयर्स हैं वो 95 रुपीज में क्या हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टॉप लॉस, क्योंकि 1 से 95 रुपीज तक यानी 55 रुपीज का आप ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। बात समझ में। इसको कहा जाता है रिस्क टॉलरेंस कि मैं 55 रुपए तक तो सह लूंगा, मेरी क्षमता तो ज्यादा इच्छा की है 150 रुपए तक की सहने की, लेकिन इतना ही अभी इस ट्रांजैक्शन में मैं सह सकता हूं। और रिस्क कैपेसिटी आपकी कितनी भी हो सकती है, 150 पे 150 भी हो सकती है, क्योंकि उतनी आपकी कैपेसिटी थी, स्टॉक था। समझ में आया ना। तो रिस्क एपेटाइट का मतलब है विलिंग टू टेक रिस्क, एसेट्स क्लास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रिफ्लेक्टिव, यानी विलिंग टू टेक रिस्क हमको करना है। कैपेसिटी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर, पर्सनल के ऊपर होता है, और ये होता है डाउनसाइड रिस्क, टॉलरेंस ऑफ 15%, ये स्टॉप लॉस का एग्जांपल है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आए अपने 3 चीजें, क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं आज ही आप सबको हाईली रिकमेंड करता हूं, रिकमेंड मतलब हाईली रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, एक SIP जरूर करा दो यार, जरूर करा दो, 100 रुपए की ही करा दो, लेकिन करा जरूर दो। भविष्य में वो पैसा बहुत मल्टीपल इफेक्ट देगा अगर आपने उसको 15 साल सस्टेन कर लिया। यानी कितना हुआ, साल का 1200 रुपया, इतना कहीं से भी व्यवस्था करो और SIP करा दो। यकीन मानिए 15-12 साल बाद आप मेरे से जब भी मिलोगे तो आप मेरे को बोलोगे कि हाँ सर अब ये अमाउंट है कि अब हम इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है आज की तारीख में। RD FD नहीं, मैं SIP म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा फंड है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली SIP क्या होती है, एक तरीके का रिकरिंग डिपॉजिट ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टमेटिक अप्रोचेस के अंदर पहला पॉइंट है SIP। SIP के अंदर क्या होता है, इसको फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, अब सर ये म्यूचुअल फंड क्या बोला है ठीक है, हमें यहाँ पर म्यूचुअल फंड के संदर्भ में ही है ना, हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड लेते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब है हम 20 लोग जने मिलके, 20 पीपल मिलकर, हमको हमारे शेयर का कोई नॉलेज नहीं, तो हमने उसको इन्वेस्ट करना है, हमको हमारे पैसे को, तो हम एक फंड मैनेजर रखेंगे। कौन रखेंगे?
फंड मैनेजर रखेंगे जिसको पूरा ये म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक, फाइनेंशियल प्लानर रखेंगे कुल मिला के। वो हमसे 20 जनों से पैसा लेगा और उसको हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा और बदले में 1% हमसे चार्ज कर लेगा। कितना परसेंट? 1%। यानी 1 लाख रुपया लिया है तो 1000 रुपये वो हमसे ले लेगा और बदले में पूरा हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगा। तो म्यूचुअल फंड यही फंड होते हैं। बहुत सी कंपनीज क्या करते हैं, SBI, HDFC, ICICI के म्यूचुअल फंड से वो क्या करते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड में भी बहुत वेराइटी है, 1000 तरीके से ऊपर वेराइटी। लेकिन अभी अपन को कोर्स के लिए इतना ही समझना है कि जैसे 25 तरीके के स्टॉक्स हैं, एक सेक्टर उठाते हैं अपना, चलिए उठा लेते हैं टेक्नोलॉजिकल टेक सेक्टर उठा लेते हैं, है ना। तो उसमें ITC भी है, विप्रो भी है, ठीक है, ITC विप्रो भी कंपनी है, और भी उसके अंदर बहुत सारी अपन डायरेक्ट ग्रोथ की कंपनीज ले लेते हैं जो भी उस टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में आती है। उन कंपनी के शेयर्स एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर ये म्यूचुअल फंड के ओनर्स खरीदते हैं और हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जब हमारा अमाउंट 20 जनों का हो और ये 2 लाख जनों का हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा हो जाता है, लाखों करोड़ों का मान ले, ठीक है। तब ये एक साथ सामान उठाएंगे, एक साथ प्रोडक्ट उठाएंगे, स्टॉक उठाएंगे तो उसकी रेट बढ़ेगी। और ये नॉर्मली म्यूचुअल फंड की आज के तारीख में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12 से लेकर 16% रहती है पर एनम लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो काफी नुकसान भी दे देता है, शॉर्ट टर्म 1 साल में माइनस में भी रिटर्न आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12 से 16% नॉर्मली म्यूचुअल फंड आपको दे देता है। इंडेक्स फंड तो दे ही देगा, ठीक है। तो कुल मिला के SIP क्या होती है कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब शेयर का प्राइस हाइक होता है तब भी ये खरीदा जाता है, जब वो लो हो रहा होता है तब भी खरीदा जाता है। मतलब एक फिक्स डेट के दिन, फिक्स डेट मान लेते हैं आज 21/12 है ना, तो अगली 21 जनवरी को शेयर का प्राइस कुछ भी हो, इररिलेवेंट है, यहाँ पर हाई हो कि लो हो, हमारे एक पर्टिकुलर NAV डिडक्ट हो जाएगी और एक पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? केवल इतना सा हमको समझना है। अभी इसका एक्सपेंसेस रेशो ये वो अभी नहीं, केवल एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक पर्टिकुलर डेट में म्यूचुअल फंड के कंसर्न में हम कुछ NAV खरीद लेते हैं, बस इतना सा है। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्ट एक SWP, अब SIP भी हम वैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन SWP के अंदर क्या होता है कि हम पीरियडिकली हमारा पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। SWP भी बहुत सारे लोग कराते हैं। एक SIP का एक ब्रॉडर रूप है, जैसे SIP में अपन 1 साल बाद निकाल रहे होते हैं या 6 महीने, 2 साल, 5 साल। SWP के अंदर होता है कि 5 साल बाद आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, 10 इयर्स बाद आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। ये होती है आपकी कैशबैक पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? कैशबैक पॉलिसी, ठीक है। अब ये जो कैशबैक पॉलिसी है ये SWP के अंदर आती है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। क्लियर है? नेक्स्ट है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये STP क्या है सर? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये कहता है STP कि मेरे पास जो रेशो है वो होगा इक्विटी टू डेब्ट, यानी कि मान लेते हैं इक्विटी के अंदर में 90% लगा रखा है पैसा और 10% मैंने FD RD के अंदर पैसा लगा रखा है। तो एक रेशो के अंदर जब ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, मतलब कि कुछ समय बाद मेरा ये 90% इसके अंदर जुड़ेगा तो ये 80-20 का रेशो हो जाएगा, कुछ समय बाद 70-30 होगा। तो ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है जब या तो मैं मेरे डेब्ट फंड को इक्विटी में ले जा रहा हूं या इक्विटी फंड को डेब्ट में ले जा रहा हूं, मैं लो से हाई रिस्क पे ले जाता हूं या हाई से लो रिस्क पे ले जाता हूं। ऐसा क्यों करा जाएगा? सबके मन में कॉमन क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों करा जाएगा? ऐसा इसलिए करा जाता है कि अभी यंग एज है किसी की, तो वो रिस्क कम ले सकता है, ज्यादा ले सकता है, वो रिस्क हाई ले सकता है। जब उसकी रिस्क हाई है तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो ओल्ड हो जाएगा या सीनियर हो जाएगा तब उसको लो रिस्क चाहिए, है ना, तब वो पैसा डुबा नहीं सकता, लॉन्ग टर्म के लिए बांध भी नहीं सकता। तब इस केस में क्या किया जाता है? इक्विटी टू एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम STP फंड, ठीक है। STP फंड आपको समझ में आ गए।
सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड भी समझ में आ गया और एसआईपी भी समझ में आ गई। तीनों सेम चीजें हैं, केवल अलग अलग उसका परसेप्शन और नेचर रहता है। तो एसटीपी किसके लिए बढ़िया है? जो यंग एज में स्टार्ट हो जाए। होता है एसआईपी की तरह ही है वो भी, उसमें भी आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, यानी कि कुछ पीरियडिकली आपको जमा कराना, हर महीने की किस्त आएगी आपको जमा कराना है, ठीक है। जब आपको जरूरत हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। कुल मिला के ये पूरे गणित है इसका। फाइनेंशियल प्लान एंड गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान। अब ये गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान का मतलब यहाँ पर वही गोल है जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू मीट वंस लाइफ फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल प्राइस एक्ट गाइड एज यू थ्रू लाइफ जर्नी। अब फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है? वापिस से इसकी नीड ले दे के क्वेश्चन में आपके सिलेबस में बार बार पूछ ली गई कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है या आपकी प्लानिंग फॉर गोल बेस्ड प्लान या गोल बेस्ड बना के हमको क्यों करना चाहिए। यानी कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें, याद रखना, जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो हमेशा याद रखना, सबसे पहले डिसाइड करो गोल कि किस लिए करना है। एक घर लेना है, एक कार लेनी है, 20 लाख रुपए एफडी में चाहिए, ये बिल्डिंग खरीदनी है, ये लैंड लेना है, किस लिए चाहिए, पहले गोल डिसाइड करो, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो इसको बोलते हैं गोल बेस्ड। अब ये जब गोल बेस्ड हो जाएगी तो, और इसकी नीड क्यों है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि मैं बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, मेरी सेविंग की हैबिट बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड अटेंड हो जाता है। भैया अगर जेब में पैसा है तो दोस्त कहेगा कैसा है, फिर से कह रहा हूं, जेब में पैसा है तो दोस्त कहेगा कैसा है, तो ये अटेंड ऑफ माइंड हो जाएगा। बी प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना है, सेविंग की हैबिट बढ़ानी है, इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिस्सा हो गई। और गोल बेस का मतलब कि मतलब हमने कोई पर्टिकुलर एम करा है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, इमरजेंसी के लिए फंड बनाना है, शांति चाहिए कि भाई अकाउंट में 10-15 लाख रुपए पड़े, खाने पीने की तो जीवन भर की व्यवस्था है, सेविंग है हमारे पास, तो दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे बढ़ू, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान का मतलब वो फाइनेंशियल प्लान, कौन सा फाइनेंशियल प्लान? कॉम्प्रिहेंसिव, वो प्लान जो हमें A to Z बेनिफिट देता हूं, A to Z बेनिफिट देता हूं। A to Z बेनिफिट्स का मतलब सर वो हमारी टैक्स में भी बचत करता हो, वो हमको इंक्रीमेंट भी देता हो, वो हमको हेल्थ इंश्योरेंस भी देता हो, वो हमको सिक्योरिटी भी देता हो, वो हमको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता हो कि हम उसको विड्रॉल कर सके। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब की बहुत अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके अंदर पैसा फंस जाता है। आप 500 रुपए चाइल्ड के लिए देना शुरू करते हो, डेवलप होने शुरू होता है, अच्छा अमाउंट मिलता है, ब्याज भी अच्छा मिलता है, नो रिस्क अमाउंट है। जिनको रिस्क नहीं लेनी है और जिनको लगता है कि मेरे को 15 साल तक इस पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो केवल बिजनेस पर्सन कर सकता है, मिडिल क्लास के करने की बात नहीं है, जो कह सकता है कि 20 साल तक मेरे को इस पैसों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अपनी बिटिया का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। क्या करेगा? 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए उसको पर मंथ डिपॉजिट करेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और एक जब उसकी जो मैरिज का टाइम आएगा तब एक अच्छा खासा अमाउंट 30-40 लाख रुपए का अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसको विड्रॉल नहीं कर पाते हो, आप इस पे लोन ले पाते हो लेकिन इसको विड्रॉल नहीं कर पाते हो। तो वो क्या फाइनेंशियल प्लान आपका A to Z बेनिफिट है? नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है? वो आपको टैक्स बेनिफिट दे रहा हो, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हो कि आप विड्रॉल कर सकते हो, वो आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करा रहा हो, वो आपके इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, और पेनल्टी कम से कम हो उसके अंदर। मतलब कि किसी दिन हो सकता है किसी महीने हम आरडी नहीं भर पाए तो उसमें पेनल्टी लगा देती बैंक, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम किसी दिन एसआईपी ना भर पाए तो बैंक उसमें पेनल्टी चार्ज नहीं करे, ठीक है। बहुत सी बैंकें चार्ज करती है, बहुत सी बैंकें चार्ज नहीं करती, तो अपन को जब म्यूचुअल फंड लेना है तब ये बात याद रखनी है कि हमको पेनल्टी चार्ज नहीं, हमारी इच्छा भाई हम हमारा इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, है ना, आपका काम है उसके ऊपर काम करना। आप उस पर अगर पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न कहीं ना कहीं कम हो रहा होता है। तो सबसे बढ़िया जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो क्या करता है? हमको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करे, वो प्लान बढ़िया है। मतलब टैक्स कम से कम लगे उसके ऊपर, जो हमारी इनकम जनरेट हो, हमारे जो गोल्स है उनको अचीव करने में हेल्प करे, यानी कि, और हमारी एसेट्स बढ़ाने में हेल्प करे, यानी कि हमको हाई रिटर्न दे। क्या दे? हाई रिटर्न दे।
ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या इन्वॉल्व होगा? डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक, व्यापक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म समय के लिए जो चीजें करी जाती है, सब कुछ मिला हुआ है उसके अंदर, तो हमारा लॉन्ग टर्म जो गोल होगा वो उसके अंदर मिला हुआ होगा। थ्रू रिव्यू ऑफ योर करंट फाइनेंशियल प्रोफाइल, यानी कि हमारी सिचुएशन या प्रोफाइल, हमारी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कह सकते हो या एक आइडियल प्लान कह सकते हो, वो ऐसा हो जो हमको लॉन्ग टर्म गोल सेटिस्फाइड करे, वो ऐसा हो जो हमारी करंट फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग हो। अब मान लेते हैं हम प्लान ले लेते हैं 5 करोड़ का और अभी इनकम जनरेट हो रही है जिसकी प्रीमियम आ रही है 50 लाख, ठीक है, चलो 5 लाख प्रीमियम मान लेते हैं, 5 लाख प्रीमियम आ रही है, मैंने 5 करोड़ का प्लान ले लिया, अब मेरे पास सेविंग हो ही नहीं रही है, तो मेरी करंट फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाती है, मैं उसके बचाने के चक्कर में दूसरे नेसेसरी एक्सपेंसेस बंद कर देता हूं, तो वो दिक्कत की बात है। डेवलपमेंट ऑफ प्लान इंक्लूडिंग ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, याद रखना है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का यही मतलब नहीं कि केवल मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, केवल मैंने शेयर में इन्वेस्ट करा है, केवल मैंने डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करा है, केवल मैंने गोल्ड के सोविनियर बोर्ड में इन्वेस्ट करा है, केवल मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करा है। एक प्लान का ये मतलब है कि यहां पर नीड टेक वेयर यू आर, ये तो सिंपल सी लाइन है, और फ्यूचर में आपको जाना है, यानी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होने चाहिए। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान हो उसके अंदर कुछ गोल्ड भी होना चाहिए, ठीक है, कुछ गोल्ड का रेशो भी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर स्टॉक का रेशो भी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर म्यूचुअल फंड का रेशो भी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स का रेशो भी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर एफडी भी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर आरडी भी होनी चाहिए, और अदर नेसेसरी फंड्स के लिए या अदर फंड्स जिसमें डेरिवेटिव मार्केट आ गए, अदर जो लोकल बॉडीज में चलती है वो सब होना चाहिए। बस इसका परसेंटेज अपन को ध्यान में रखना है, कहां पे कितना होगा, ये अपनी जॉब प्रोफाइल यानी 100% जो है वो आपको हर जगह, एक ही जगह नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड में ही पूरा का पूरा कूद जाए, गोता मार दे, स्टॉक में ही स्टॉक मार्केट में कूद जाए ना। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान एक तो हम जहां हैं वहां से आगे 5 साल बाद कहां तक कैसे पहुंचेंगे वो बताता है, उसके अलावा हमको ये बताता है सारे ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट होने चाहिए, आरडी एफडी, मतलब सबका मिला जुला होना चाहिए। अगर आरडी नहीं है, एफडी नहीं है तो ठीक है, एसआईपी है, आपका एसडब्ल्यूपी है, एक ही चीज पे हमको हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये ग्रोथ के एक पैरामीटर, क्योंकि एक चीज कभी भी डूब सकती है ना। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत अच्छे हाई रिटर्न दे रहे थे, एफडी में एकदम से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की पोल खुली और फ्रॉड निकली कंपनी, तुरंत बंदों के पैसा डूब गया, अभी केस लड़ रहे हैं। तो जिन्होंने पूरा का पूरा अपना एसेट्स एलोकेशन आदर्श क्रेडिट में कर रखा था कि भाई इसमें तो 9% एफडी पे ब्याज मिल रहा है और कोई भी नहीं दे रहा, केवल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव 9% दे रही है और कोई भी नहीं दे रहा, तो हमने पूरा इसके अंदर रख दिया, ठीक है, इंडिया का पूरा था, पैन इंडिया इसका घोटाला हुआ। तो आपको एक एग्जांपल के लिए दिया, अगर इसका केवल मैंने मेरा प्रॉफिट का केवल इस एलोकेशन का 15% ही रखा होता तो मेरा केवल 15% पे मेरी पर्सनल डेप्ट को फर्क पड़ता, मेरी पर्सनल एसेट्स एलोकेशन को फर्क पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट ना, यही बात हमको ध्यान रखनी है। चलिए लास्ट पॉइंट आ गया है फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। अब ये फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है? इट इज द सॉल्वेंसी कंडीशन, मतलब हमारी जो ऋण चुकाने की क्षमता है, किसकी? ऋण चुकाने की, कि हमको सॉल्वेंसी कंडीशन से क्या देखते हैं? लोन कैपेसिटी देखते हैं। लोन कैपेसिटी देखते हैं ना, तो लोन कैपेसिटी से कि आप 10 लाख रुपए चुका सकते हो, कि 5 लाख चुका सकते हो, कि 1 लाख चुका सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाता है। इसी को ही बोला जाता है फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। और आज इसके लिए कॉमन टर्म कौन सी है? अरे आप सबको पता है, सिबिल स्कोर। कौन सी टर्म है? सिबिल स्कोर। जी हाँ, ये सिबिल स्कोर 3 डिजिट का न्यूमेरिक होता है, ठीक है। कौन से क्या है, मैंने इसमें ग्राफिकल भी लिख करवाया था, हाँ ये रहा। यदि आपका सिबिल 750 से ज्यादा है, 750 750 से ज्यादा है, यहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के दे देता हूं, 750 से ज्यादा है तो आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफर कर सकती है। अगर 750 से 650 है तो आप एवरेज हैं, गुड है, ठीक है। और अगर 650 से 550 है तो आप एवरेज कैटेगरी में है, और 550 से 300 है तो पुअर है। अगर आपका सिविल नहीं है, मान लेते हैं कि सर मेरा कोई सिविल नहीं है, तो आप एक छोटा मोटा लोन ले लीजिए। क्या? एक लोन ले लीजिए, कोई सा भी छोटा मोटा, जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए का लोन ले, मैं कहता हूं 10,000 रुपए का लोन ले लो, ठीक है। 10,000 रुपए का लोन लिया
और 10,000 रुपए का लोन रीपे कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इस 10,000 के लोन पे मान लेते हैं आपको मैक्स टू मैक्स 10% ब्याज लग गया, 11,000 रुपए आपने रीपे करा है पूरे 1 साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स बोल दिया मैंने, है ना। जब आपने 11,000 रुपए रिपेंड करा तो आपका सिविल स्कोर काफी इंप्रूव हो जाएगा। आपका जब तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, जब तक कोई आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होता। और अगर इसको फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो सिविल स्कोर इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में लोन लेना है तो याद रखिए कंपनी बैंक वाले सबसे पहले आपका सिविल चेक करते हैं। सिविल एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि इस बंदे की सॉल्वेंसी कैपेसिटी कितनी है कि खराब है, कितनी है वो ये नहीं बताता, वो ये बताता अच्छी है कि खराब है। पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट का मतलब ये है कि जब भी इसने लोन लिया है तब तब इसने रीपेमेंट कर दिया है, और जब भी इसने लोन लिया तब तब इसने रीपेमेंट कर दिया है। अगर पुअर का मतलब जब जब इसने लोन लिया तब तब चुकाया नहीं है। तो सिविल स्कोर है 3 डिजिट का वैल्यू होती है, सिंपल है। और यही थोड़ा सा ओल्डर टाइम के अंदर हम फाइनेंशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बोलते थे, जिसमें हम हमारी सॉल्वेंसी रिपोर्ट, कंपनी प्रोफाइल चेक कर दी थी उसके पास डेटा के आधार पे, या लोन कैपेसिटी के आधार पे, या उसके बैलेंस शीट के आधार पे, या इंडिविजुअल के सैलरी के आधार पे ये उसकी सॉल्वेंसी टेस्टिंग करी जाती थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकेंड यूनिट लेके जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूँ। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, समझ में आया नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए। जय हिंद।